हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन इन प्लेन में स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों पढ़ चुके थे। उस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम मोशन इन टू डायमेंशन में क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं वेक्टर का रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी हम बता चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम उसी पे क्वेश्चन करेंगे कंपोनेंट के फॉर्म में जिस तरह से होगा। हम उसको थियरी नहीं बताने जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखो, 59 एग्जाम्पल है यहाँ पे। यही आखिरी क्वेश्चन है। हाँ नहीं, दो क्वेश्चन कर लो, एक और बोट वाला और एक और करवा दूंगा। बोट वाला ही करवा। ये कह रहा है कि अ बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3i + 4j विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो, ऐसे अब हम मूव कर रहे हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा जो ओरिजिनल स्पीड है वही होगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड रुकी हुई है। तो जो बोट की स्पीड है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझ लो बोट की स्पीड है। वी बी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट क्या दिया है? 3i + 4j। और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी -3i + -4j। तो वाटर की वेलोसिटी है -3i - 4j ये है। तो इसमें पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अच्छा, ये दोनों ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये बोट की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये वाटर की स्पीड है, ये वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सर ये उसी की हुई है। हाँ, तो कह रहा है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो बोट का किसका पूछ रहा है? बोट का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब वाटर। तो बोट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये पूछा है। सिंपल है, यहीं पे देख लो, हो जाएगा ये। देखो तो वी बी रिलेटिव वेलोसिटी में क्या बोला हूँ? रिलेटिव वेलोसिटी में कि जो पहले रहे उसमें से घटा दो, वी बी माइनस वी डब्ल्यू एम। हाँ डब्ल्यू, यार हम एम क्यों लिख दे रहे हैं ये। और बोर्ड की वेलोसिटी कितनी है? 3i + 4j। ठीक, और माइनस इसको लिखो -3i - 4j। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों, 3 3 6i और 4 4 8j। ये आ गया आंसर। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर जो भी है। ठीक, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ सिंपल था, उसमें कुछ था नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल P is moving along a straight line with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल P है जो किसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड। एंड अनदर पार्टिकल Q हैज a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 डिग्री to the particle P to the path of P. Find the speed of Q related to P। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 60 है। ये कह रहा है एक पार्टिकल है ऐसे, एक पार्टिकल है P पार्टिकल है, वो इधर जो है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। ठीक, ये P पार्टिकल है, मतलब Vp मान ले, वेलोसिटी ऑफ P 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। और कह रहा है कि दूसरा पार्टिकल है जो इससे 30 डिग्री का एंगल बना के मूव कर रहा है। दूसरा पार्टिकल Q है, तो जो इसके पाथ से 30 डिग्री का एंगल बना के मूव कर रहा है। थीटा कितना है? 30। इधर वी क्यू मान लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल Q है, और वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अनदर पार्टिकल Q हैज द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 टू द पाथ ऑफ Q। फाइंड द स्पीड ऑफ Q रिलेटिव टू P। ये कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ Q। So to find speed of Q relative to P, मतलब Q का स्पीड P के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। इसका मतलब क्या? VQP पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? VQP। ठीक है, VQP। अब देखो इसको क्या काम करेंगे, यहाँ ओरिजिन मान ले, यहाँ A मान ले, यहाँ B मान ले, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो तो वी क्यू पी क्या आएगा, इधर देखो वी क्यू पी हाँ तो ये आएगा वी क्यू माइनस वी पी, यही ना आएगा, वी क्यू माइनस वी पी। अब हमको निकालना है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 इन दोनों के बीच में 30 का एंगल है। अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वी क्यू पी अंडर रूट में अच्छा इन दोनों के बीच में देखो ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में एंगल हम पता करेंगे। एंगल तो है 30 डिग्री। नहीं रुको, एंगल किसके बीच में, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लिया जाता है, कैसे? ये वेक्टर का डायरेक्शन ये है, हाँ। जो पार्टिकल पी है इसका ये और इसका यहाँ से ये लिया जाएगा ना, ये आगे बढ़ाओगे क्या होता है, एक का हेड दूसरे का टेल, नहीं समझ में आया, इस तरह से बनाया था एंगल। और क्या होता है एंगल, ये अच्छा ये फिर था, ये 30 का दिया है। नहीं सही है, रुको रुको क्वेश्चन में क्या बोला है ये, ठीक है देखो अब रोकना नहीं है, ये देखो यहाँ पे क्या है निगेटिव पी, मतलब वी क्यू और निगेटिव पी के बीच में एंगल, रिजल्टेंट क्या लिखते थे, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब प्लस ना, यहाँ पे अगर प्लस करोगे तो वी क्यू प्लस निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, इसका वीपी अगर इधर है तो वी माइनस पी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर इधर इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का इधर जाएगा ना, वी क्यू पी। अरे रिलेटिव वेलोसिटी में जब प्रूफ करा तो वहाँ पे दिखाया भी था कि रिजल्टेंट इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि पी के क्यू का वेलोसिटी पी के रिस्पेक्ट में पी इधर है, तो पी क्यू को हमेशा इसी डायरेक्शन में देखेगा, अगर क्यू इधर जा रहा है तो पी अगर यहाँ से देखेगा क्यू को तो ऐसे ही दिखेगा, तो ये होगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 150, क्योंकि ये पूरा 180 है 30 तो ये 150, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल लिया जाएगा, ना कि इन दोनों के बीच में। बात समझ में आया, यहाँ हम प्लस बना देंगे माइनस पी आ गया। अब फार्मूला लगाओ, वी क्यू पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड लगाओगे अंडर रूट में क्या आएगा वी क्यू का स्क्वायर और माइनस वी पी का स्क्वायर, मॉड में कर दोगे तो वो तो प्लस ही हो जाएगा। और देखो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 2 वी क्यू वी पी, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस वी पी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 150। बात समझ में आया नहीं आया, सर ए भी cos थीटा वाला नहीं लगा ना इसमें, वही तो लगाओ, ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस रहता है वैसे, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है इसलिए ये निगेटिव वी पी के कारण आया, माइनस, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 150 का। अब चलो तो वी क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहे रख दो, दिया है ना, अच्छा ये दिया 3 4 तो दिया है ना, तो इसका रखो, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 4 इंटू 3, कॉस 150 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 150 की वैल्यू कॉस 180 माइनस 30, और 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये कॉस इसकी वैल्यू रख दो माइनस में √3/2, ठीक है, माइनस में √3/2 आ गया। अब देखो अब क्या काम करोगे, यहाँ देखो ये मैग्नीट्यूड लिया जाता है यार, यहाँ ना मैग्नीट्यूड लिया जाता है, ये मैग्नीट्यूड रहता है तो ये प्लस ही बनाओ रखो, माइनस तो इससे आ जाएगा, हटाओ। अब क्या कटा 4 4 जा 16, इधर देखो काटो, 2 से 2 कैंसिल, 4 3 जा 12 और माइनस में है 4 4 जा 16 और 16 और 9 25, और यहाँ पे 4 3 जा 12 माइनस 12√3, तो बड़ा अजीब √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, ये आ जाएगा वेलोसिटी इसकी। स्पीड पूछा था, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो आप इससे निकालोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच में 150 का एंगल है ना, तो डायरेक्शन आप ऐसे देख सकते हो, वी क्यू tan थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू वो फार्मूला लगा दो, हटाएं इसको। हाँ डायरेक्शन नहीं पूछा, केवल स्पीड पूछा है। नहीं, डायरेक्शन अगर निकालना तो वो tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, q के साथ। अगर ये रिजल्टेंट पूछ रहा है p के साथ तो क्या लिखोगे, q sin थीटा अपान p प्लस q cos थीटा, ये लगा दोगे, आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन नहीं पूछा है, ठीक। और यहाँ पे निकालना है पूरी वैल्यू, तो √3 की वैल्यू भी रखना पड़ेगा। हटा रहे हैं। चल देखो, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के, बोर्ड पे ही है, रिलेटिव वेलोसिटी पे, वो वाला कर लेना। अब हम चल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करना, ठीक। तो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन पहले समझो क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जिसको कि इनिशियल स्पीड से थ्रो किया गया ऊपर स्पेस में, उसके बाद थ्रो करने के बाद उस पर कोई फोर्स नहीं, केवल उसके बाद जब वो मूव करती है तो वो अंडर ग्रेविटी मूव करती है। और इसी मोशन को ही प्रोजेक्टाइल, ऐसे करके कोई चीज फेंकते हैं ना, पत्थर फेंकते हैं, ऐसे पत्थर फेंक दिए तो पत्थर ऐसे करके जाएगा, इस तरह से, ऐसे समझ लो, यहाँ से ऐसे पत्थर फेंक दिया, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, और या ऊपर से कोई चीज फेंक दी है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। कुछ भी, जब कोई चीज ऊपर थ्रो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे दिया जाता है और उसके बाद वो अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन करते हुए नीचे तक आता है। प्रोजेक्टाइल में खाली ग्रेविटी, हाँ, उसके बाद वो ग्रेविटी के अंडर में मोशन करता है। उसके बाद मोशन, और कौन मोशन कैसे दिया जाएगा, नीचे से एक वेलोसिटी फेंक दिए तो उसके बाद तुम्हारा जोर खत्म ना उस पे, तुम्हारा कंट्रोल, तो वो अंडर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जब मोशन करने लगेगी। लेकिन स्पेस में ग्रेविटी तो होगी, स्पेस में नहीं कह रहा हूँ, इधर ग्रेविटी के अंदर में, स्पेस में फेंक दिए। स्पेस के पार जाने के लिए हमको इसके वेलोसिटी देनी पड़ती है। वहाँ फ्यूल, रॉकेट होता है, फ्यूल रहता है लगातार, लेकिन ऐसे कोई चीज़ फेंक दिया गया तो वो तो एक ही बार में स्पीड दे दिया गया ना। हाँ, अलग बात। तो ये प्रोजेक्टाइल का, इसको लिखना नहीं, डेफिनेशन ऑफ रीजन नहीं है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है आराम से लिख सकते हो, देख के भी डेफिनेशन, उसका वो नहीं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल आप दे सकते हो क्या, जेवलिन थ्रो करते हैं, या वो गोला फेंक होता है ना, गोला फेंक, वो कर सकते हो। और उसके बाद जितने भाला, हाँ भाला, उसी के जेवलिन थ्रो, या कोई चीज़ इस तरह से फेंकते हो, पत्थर फेंकना, ये सब भी, या ऊपर से कोई चीज़ फेंक रहे हो, या जहाज से अगर जैसे आपातकाल में जहाज से आते हैं पैकेट का, खाने के पैकेट क्या देते हैं ना, तो वो प्रोजेक्टाइल पे या लॉन्चिंग करना रहता है, लॉन्च करना रहता है किसी सैटेलाइट रॉकेट को, तो उसको भी प्रोजेक्टाइल किया ही जाता है, ठीक। कोई न कोई इनिशियल वेलोसिटी दिया जाता है। अगला देखो, बुलेट फायर किया जाता है इस तरह से ऊपर, वो या ऐसे भी फायर कर रहे हो तो वो भी तो ऐसे जाके, मतलब कि कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जाएगी, फिर तो ऐसे गिरेगी ना, यहाँ तक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसके बाद फिर ऐसे गिरेगी, यहाँ तक प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक, सब के सब। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस मतलब कोई आत्मजक वाला, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक। हॉरिजॉन्टली मतलब जब बॉडी ऐसे जाएगी सीधा इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो यूनिफॉर्म होगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी will be यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म होगा। और वर्टिकल वेलोसिटी मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा ना। हाँ, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो लगेगी ना, नहीं, ये कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कहीं तो कहीं लगेगी, मारेंगे ना बर्बाद, जाते वर्टिकल में होगा। अच्छा,
और वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, अंडर ग्रेविटी या और विथ एक्सेलरेशन g, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g के अंडर में मोशन करेगा वर्टिकल। अब देखो, तो ये तो प्रिंसिपल था कि हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी मूव करेगा। अच्छा, उसके बाद एजम्पशन भी कुछ माने गए हैं। एजम्पशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या एज्यूम करके चलोगे कि इसका हमको बात नहीं लेना है। तो एजम्पशन टू बी यूज्ड, एजम्पशन यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो एजम्पशन क्या मान के चलेंगे, क्योंकि अभी एक बार कह रहे थे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में या किसी तरह के मोशन में स्पेस हो रहा है तो सर एयर का क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो वो सब नहीं मानना है यहाँ पे। पहला एजम्पशन तो यही नहीं मानना है कि एजम्पशन कि देयर इज नो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, तो देयर इज, ये नहीं मानना है। देयर इज पढ़ोगे, हालांकि ये सब चीज पढ़ोगे आगे चल के, लेकिन अभी इस लेवल पे तुमको ये सब नहीं करना। देयर इज नो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, ठीक। या ऐसे कह दो, देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ द फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस। हाँ, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन, शॉर्ट में लिख दो। दूसरा, क्योंकि जब कोई बॉडी मूव करती है तो अर्थ का मूवमेंट, अर्थ के कर्वेचर के कारण भी उसके मोशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ, ये भी नहीं माना है। कर्वेचर ऑफ अर्थ नो इफेक्ट, अब मूव करती है नो इफेक्ट, और मूव करती है तो एक तरह का कोरियोलिस फोर्स भी लगता है। अच्छा, तीसरी बात क्या मानोगे, मूव करने के कारण कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण, मतलब कर्वेचर, अर्थ के कर्वेचर इक्वेटर पे कुछ और उसके बाद क्या बोलते हैं पोल पे कुछ और, इस तरह की बात नहीं लेनी, कंसिडर नहीं करनी है। सिंपली हमको ये सब इफेक्ट नहीं लेना है। तीसरा बात है रोटेशन, मतलब अर्थ हमारा रोटेट करती है, तो रोटेट करती है इस तरह से मूव करेगी तो कोरियोलिस फोर्स लगता है चीज़ों पे। हवा जो होती है ना, एयर जब फ्लो करता है तो एयर का जो मूवमेंट होता है इधर क्या बोलते हैं हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में वो मूव कर जाता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, तो वो नहीं लेना है। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ये भी नहीं कंसीडर करना है। इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वो तो उसी में आ जाएगा, कोरियोलिस में। हाँ, तो रोटेशन ऑफ ये इसी रोटेशन के कारण ही कोरियोलिस फोर्स लगता है ना, तो वो कहाँ में लिखवाया होगी कोरियोलिस, तो ये इसी के कारण आता है कोरियोलिस। बस इतना चीज़ ये सब मानोगे कि ये सब नहीं लेना है, कि मतलब कि अर्थ रोटेट कर रही है, इसका क्या इफेक्ट उसके मोशन में पड़ेगा, ये भी नहीं मानना है। ना तो ये मानना है, ना तो ये मानना है। सिंपली हमको एक आइडियल केस में मानने हैं सारे, आइडियल केस में इसके मोशन को पढ़ना है, ठीक। चल रहे हैं आगे। अब देखो, अब क्या है, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे फार्मूला। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अब ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसमें जो है जिसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया है, कहाँ से, किसी हाइट से, मतलब कुल मिला के छत से कोई चीज ऐसे डायरेक्ट फेंको तो कैसे गिरेगी, ठीक, इस तरह का। तो सबसे पहले तो हम इसका कर्वेचर निकालेंगे, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो पहला है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, इस तरह से ये मान लेते हैं इसकी हाइट h है,
और यहाँ से किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली फेंका गया, और ये फेंका गया तो ये क्या करेगा, ऐसे करके नीचे आएगा। और मान लेते हैं जहाँ पे ये गिरा ये ए है और यहाँ पे ओ है, ये बी मान लो। ओ से बी की हाइट एच है और जहाँ गिरा प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल या बॉडी वो आर डिस्टेंस है। ठीक, तो इसमें केवल दिया है हमको ये सारी चीजें। विद वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना। तो ये इसका हमको पहली बात तो कर्वेचर निकालना है कि आखिर कर्व क्या, इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बताना है। वैसा तो दिखने को तो दिख रहा है भाई, ये कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बनता है ना ऐसे कर्व, बनेगा पैराबोलिक कर्व। तो वो लेकिन इक्वेशन हमको प्रूव करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो अगर यू वेलोसिटी दिया गया इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली, तो किसी टाइम टी बाद मान लेते हैं बॉडी यहाँ पहुंची, किसी टाइम टी बाद यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे बॉडी पहुंचेगी तो इसकी कुछ न कुछ इधर वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी और उसके बाद यहाँ पे देखो इसका दो कंपोनेंट हम कर लें, एक इधर एक इधर। ठीक, और ये मान ले रहे हैं इसके साथ बीटा एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, बीटा एंगल बनाया है। ठीक, और कितने टाइम मान लेते हैं, टाइम टी बाद यहाँ पे पहुंचा। अब देखो तो ये डिस्टेंस नीचे की तरफ डिस्टेंस कुछ आया है कि नहीं, ऊपर से इतना नीचे आया है और दूर भी कितना गया है। तो मान लेते हैं ये x डिस्टेंस इधर चला है हॉरिजॉन्टली और ऊपर से वर्टिकली y डिस्टेंस आया है, ऊपर से वर्टिकली y डिस्टेंस आया है। तो यही हमको निकालना है u के फॉर्म में, h r ये सब की वैल्यूज को मिला के निकालना है और उसके बाद y और x में रिलेशन बताना, तभी तो पता चलेगा कि कर्व का इक्वेशन क्या है। ये हम क्वाड्रेटिक x और y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P पे पहुंचा, इसका कोऑर्डिनेट x y होगा कि नहीं। अगर ये x एक्सिस इधर मान ले और ये y एक्सिस मान ले, बोलो मान लिए। ठीक, तो ये P पॉइंट पे x और y पहुंचेगा, इतना समझ में आया। अब देखो इक्वेशन क्या लिखोगे, अब इसमें क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन में अभी तक जितने भी इक्वेशन प्रूव किए वहाँ देखे थे कंपोनेंट का, x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हम अलग निकाले थे, y एक्सिस के अलॉन्ग अलग निकाले थे, नहीं अभी कल वाले क्लास में, पिछले वाले क्लास में y की अलग v अगर फाइनल वेलोसिटी vx इज इक्वल टू ux प्लस axt ऐसे किए थे ना, बस वही बात यहाँ पे। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, याद आ गया सर, इसमें दो था ना, एक y के लिए। हाँ हाँ वही फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। अब ये काम हुआ है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लिया है, टी टाइम मान लेते हैं, टी टाइम ही केवल लिया है। ठीक, टी टाइम। अब देखो तो होगा क्या, तो पहले हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में तो सबसे पहले निकालेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ये एक्सेलरेशन तो है नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी दिया गया हॉरिजॉन्टल, तो हाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, x इज इक्वल टू ut, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना। क्योंकि ये x इज इक्वल टू क्या फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut, यही कल फार्मूला लिखे थे ना, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut, लेकिन x नॉट यहाँ पे पहले से 0 पे है, यहाँ से फेंका गया है। ठीक, तो ये x इज इक्वल टू ut, यहाँ से t की वैल्यू निकल के आ जाएगी u बाई x बाई u, x बाई u, ये पहला इक्वेशन मान लो, क्योंकि हमने टाइम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t माना है। अब वर्टिकल मोशन के लिए देखो, फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन। अब देखो वर्टिकल मोशन में क्या होगा, ऊपर से इतना नीचे आई और वर्टिकल मोशन करेगा किसके अंडर में, किसके एक्सेलरेशन से, g के, हाँ g के अंडर में। अब तो जी अच्छा ये बताओ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है बॉडी की, नहीं है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर से नीचे, हाँ, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, लेकिन ui तो 0 है ना, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं है, इनिशियली इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, तो ये ux है, ऐसा कह सकते हो ux की वैल्यू। अब देखो इसको 0 कर दो तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब ये बताओ t की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं,
टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से इसमें पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी, टी की वैल्यू आ जाएगी x बाई यू का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ जी अपान यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताओ जी की वैल्यू कांस्टेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी दिया गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये है यूनिफॉर्म, ये भी कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट। इसका मतलब y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, वेयर के एक कांस्टेंट है g बाई 2 यू स्क्वायर, तो ये बन गया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूरे x का टाइप का। इसका मतलब ये किसका इक्वेशन है, पैराबोलिक पाथ बनेगा। ट्रैजेक्टरी कैसा बनेगा, पैराबोलिक, तो ट्रैजेक्टरी इसलिए या देयरफॉर trajectory of projectile will be parabolic। ठीक हो गया, लिखो अभी टाइम उन सब निकालना है, फ्लाइट टाइम निकालना है, डिस्टेंस आर निकालना है, सब लिखो, इतना तब आगे करवाएंगे। हो गया, ठीक है। ये सब जैसे जैसे प्रूफ करवा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन भी लगाना है, ठीक है। हाँ। आगे देखो, अब हमको निकालना है फ्लाइट टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर तक हवा में रहा बॉडी। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ से फेंका गया, यहाँ तक आने में टाइम टी लगा, क्या कैपिटल टी टाइम लगा, कितना कैपिटल टी टाइम लगा, पूरा कैपिटल, यहाँ से यहाँ तक आने में कैपिटल टी टाइम लगा। अब हमको यही टी की वैल्यू निकालनी है, तो अब बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कितना डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे कितना ट्रेवल किया, एच डिस्टेंस वर्टिकल मोशन में, एच इज इक्वल टू वर्टिकल मोशन में टी माने 0 प्लस हाफ टी। हाँ, तो एच इज इक्वल टू यू टी, यू आई, अब पूरा टाइम कैपिटल टी लगा ना, हाफ जी टी स्क्वायर, और ये है 0 क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो ये आ गया h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और 2 का इधर डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, टी की वैल्यू अंडर रूट में 2h बाई जी आ गया आंसर। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, इस तरह का कोई केस मिलेगा आपको क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, ठीक है। ठीक, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो रेंज भी तो निकल जाएगा भाई, यहाँ से फेंका गया तो वो अर्थ पे यहाँ से कितनी दूर पे जाके गिरेगा, वो तो यूटी से निकलेगा। हाँ, आर की वैल्यू, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, तो इसको बोलते हैं रेंज आर। तो क्या आ जाएगा, अब डिस्टेंस कितना, एक्स इज इक्वल टू यू टी, तो डिस्टेंस आर पूरा, और यू इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कैपिटल टी लगा है ना, और टाइम की वैल्यू यहाँ पे आई है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यू अंडर रूट में 2h बाई जी, ये आ गया आर की वैल्यू। ठीक, हाइट भी पता रहेगा, जी की वैल्यू भी पता है, यू की वैल्यू भी पता रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी देगा कुछ ना कुछ, और इस तरह से आप रेंज में निकाल सकते हो कि वो बॉडी या पार्टिकल यहाँ से जो जिसको इनिशियल वेलोसिटी यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया वो कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक, आगे देखते हैं, लिखिए इतना। और कौन सी टर्म बचा इसमें, एंगल बच गया, एंगल और ये वेलोसिटी कितनी टाइम बाद, किसी टाइम टी के बाद अगर वेलोसिटी पूछता है तो वो ये वाली वेलोसिटी कि यहाँ से तो यू वेलोसिटी दिया ही गया, लेकिन अगर आफ्टर टाइम टी पे क्या वेलोसिटी आया वो पूछेगा तो कैसे निकालोगे। हटाएं इसको, हॉरिजॉन्टल वाली क्या नहीं, क्या हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली वेलोसिटी यार, ऐसे जब फेंका गया तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी टाइम के बाद ना, क्योंकि अंडर ग्रेविटी आ रही है, तो इसलिए। चलो देखो, हटा रहा हूँ,
देखो, तो मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। क्या हो जाती है? v। तो पहले इनका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालेंगे कि x एक्सिस में कितने वेलोसिटी है गेन की और y एक्सिस में कितनी वेलोसिटी गेन की। तो y x एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी? x एक्सिस में फॉर्मूला क्या था फाइनल वेलोसिटी? vx इज इक्वल टू ux और प्लस, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल में g नहीं रखेंगे, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग वही रहेगा जो उसको दिया गया था। इसका मतलब यहाँ पे vx जो आएगा वो u ही आएगा, ठीक है। x एक्सिस की जो इसके अलोंग वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अलोंग y एक्सिस, ये अलोंग x एक्सिस था, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग क्या गेन करेगा? vy, और vy इज इक्वल टू uy और प्लस gt आफ्टर टाइम t बाद। अब देखो uy जीरो है क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दिया गया था, इनिशियल केवल जीरो, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था। तो ये जीरो हो गया, तो uy इज इक्वल टू gt आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो वेलोसिटी है इसको हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू uxi या vxi और प्लस vyj, ऐसे लिखते हैं ना कंपोनेंट के फॉर्म में, x एक्सिस और y, और x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ये है ui और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है j, ठीक। ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या करोगे? बोलो, v इज इक्वल टू, हाँ, अंडर रूट में, और दोनों 90 डिग्री पे हैं क्योंकि कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये आएगा u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर, हो गया, ठीक। ये आ गया u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर, यहीं से निकाला हूँ। अब क्या बचा? ये एंगल बचा कि आखिर ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, वेलोसिटी है, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, तो यहीं से निकाल लो। क्या है? y बाई x होता है, y कंपोनेंट अपन x, gt बाई u होता है। tan बीटा इज इक्वल टू y बाई x, हाँ, y v y बाई, ऐसे v y बाई v x, तो v y gt है अपन v x u है, तो tan बीटा इज इक्वल टू यहाँ से gt बाई u आ गया, ठीक है। इस तरह से आप एंगल भी निकाल सकते हो। अब कुछ नहीं बचा इसमें, सब के सब आ गए, ठीक है। x की भी वैल्यू आ गई। अगर ये पॉइंट भी निकालना चाहते हो कि किस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट में मान लो पूछ लिया, आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि x और y का पॉइंट दे दिया है, ऐसे पॉइंट दे दिया, इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया, तो आप ऐसे भी निकाल, क्योंकि x की वैल्यू ut निकाले थे ना, और x की वैल्यू ut, y की वैल्यू हाफ gt स्क्वायर, तब भी आ जाएगा, पॉइंट भी निकल गया। हाँ, x की वैल्यू ut था ना, अभी निकाले, आफ्टर टाइम t इतना दूर पहुंचेगा, और y की वैल्यू आफ्टर टाइम t हाफ gt स्क्वायर, तो ये पॉइंट भी निकाल सकते हो कि किस पॉइंट पे पहुंचा, जब वेलोसिटी और वो टाइम भी दे दिया, इतने टाइम बाद इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में किस पॉइंट पे होगा, तो आप ये तो वेलोसिटी है ना y वाली? नहीं यार, ये डिस्टेंस है, ये कोऑर्डिनेट है ना, हाँ, जीरो हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन चल रहे हैं करने, क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। चलो क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये पूछ लेता है कि अर्थ पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या ये जो u वेलोसिटी से फेंका गया, यहाँ गिरने के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, गिरते समय, मतलब अर्थ पे गिरी नहीं, गिरते के तो हो गया ही, लेकिन गिरने से थोड़े समय बाद कितनी वेलोसिटी होगी, ये पूछा है। अभी प्रूफ करा दे रहे हैं, अचंभित हो जाओगी कि कैसे ये आ गया, लेकिन प्रूफ कराऊंगा तब, अभी बताऊंगा नहीं क्या आएगा, हटा रहा। और यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछता है, आ रहे हैं वो क्वेश्चन में वही है, हाँ, पहले क्वेश्चन वही है। क्या हटा दूँ? ये सब हटा दूँगा, फिर से बना दूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 हाँ, इसमें जो देखो,
देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सा नंबर है इसमें? क्वेश्चन ऐसा लड़ा में 63 है। ठीक, ये कह रहा है अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ये जो हाइट है वो दिया, क्वेश्चन नंबर इसमें 63 दिया है ऐसा लड़ा में। ठीक, हाइट दिया है 490 मीटर, इस पे खड़ा हुआ है, एक क्लिफ है, चोटी है, above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 मीटर पर सेकेंड। और ये एक पत्थर फेंक रहा है हॉरिजेंटली, मतलब यू एक्स है, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक, मतलब यहाँ से एक पत्थर ऐसे फेंका और हॉरिजेंटल वेलोसिटी u इज इक्वल टू दे दिया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में neglecting a resistance find the time taken by the stone to reach the ground। तो पहले बार टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है एंड द स्पीड विथ विच इट हिट द ग्राउंड, और किस स्पीड से ये हिट करेगा ग्राउंड पे। मतलब यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट टी पूछ रहा है, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पर पहुँचने में। क्वेश्चन में दे रखा है कि जी की वैल्यू आप 9.8 ही रखोगे। ठीक है, जी की वैल्यू आप 9.8 ही रखोगे। चलो देखो, ये निकालना है हमको। तो हमको सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, डायरेक्ट फार्मूला का टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था, 2h/gt अंडर रूट में। ठीक, तो लगा दो, 2h की वैल्यू 490, जी की वैल्यू 9.8 रख दो। ठीक है, 9.8। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई करो, 2 490, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 98 आ जाएगा, 49 2 जा होता है, और 2 से 2 कैंसिल, 100 का स्क्वायर रूट 10, 10 सेकेंड लगा उसको, 10 सेकेंड लगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद पूछा है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कुल मिला के पूरा टाइम टी में कितनी वेलोसिटी ये गेन करेगा, पूरी टाइम फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, ये वाला नहीं, अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस जी, अब टोटल टाइम टी रख दो, और क्या ये रख दो। क्या रखा है इसमें, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कितना होगा 15 का स्क्वायर और प्लस ये अभी अभी जो प्रूव करा है वो देखो, वो नहीं बोल रहा हूँ। अभी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी वेलोसिटी मान के निकाला था ना, और वही पूरा टाइम टी ले रहा था। अब देखो जी की वैल्यू 9.8, टाइम लगा 10 सेकेंड, तो ये आ गया 15 जा 225 225, और ये 9.8 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करके ऐड कर लो, आंसर आएगा। देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो वी की वेलोसिटी। और क्या पूछे इसमें सर, ये वही बताया नहीं है कैसे क्या होगा, कहाँ पे जो नीचे पहुंचेगा। अब वो उसमें है जब नीचे से फेंका जाता है तब, जब नीचे से वर्टिकल यही वेलोसिटी ऐसे दिया जाएगा तब वो उसमें है, वेलोसिटी सेम आ जाती है। समझे, ये आया, इसको कर लो, स्क्वायर करके ऐड करके इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, इतना मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी। ठीक है, और एंगल तो बीटा एंगल निकाल सकते हो, ये ऐसे आएगा ना, ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग, तो यहाँ पे ऐसे बना दो, ऐसे ये बीटा, तो बीटा का फार्मूला GT/, अगर के निकालना चाहते हो कि कितने एंगल पे गिरेगा तो निकाल सकते हो, tan बीटा इज इक्वल टू जी, पूरा टाइम टी लगा, GT/u, जी की वैल्यू 9.8, टाइम टी, इनिशियल वेलोसिटी 15, तो ये आ जाएगा 98/15। जो भी आएगा डेसिमल में इसका एंगल पता चलता नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये इन्वर्स हमारा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। NCERT का क्वेश्चन था ये। ओके, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, छोड़ दें। दूसरा वाला के क्वेश्चन एकदम सेम है, वो करवाने वहाँ भी टाइम 10 सेकंड आ रहा है, तो वो भी एकदम सेम क्वेश्चन है, नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बोले ठीक है, क्वेश्चन कर लो। सब तो वैसे दिया है यार, तो आप जो नहीं है फिर आगे करिए, जब डिफरेंट ना मिले तो एक्सरसाइज खत्म करिए।
सब के सब वैसे ही हैं, तो आगे करते चाहिए। केवल फार्मूला लगाना है बस। अब आगे करते या तो एक पढ़े, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव अ टारगेट at a height of 1000 meter. The aeroplane is moving horizontally with a speed of 500 km per hour. By how much distance will the bomb miss the target? सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि एरोप्लेन मान लो यहाँ उड़ रहा है किसी वेलोसिटी से और यहाँ पे टारगेट है, चलते चलते वहीं के ऊपर है। और जब गिराएगा तो कह रहा है कितना मिस करेगा, कितना। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ गिराएगा तो पार्टिकल बम आके यहाँ गिरेगी ना, यही डिस्टेंस वो पूछ रहा है उसमें। तो सर जितना टाइम नीचे आने में लगेगा वही उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो ये तो वही कुल मिला के पूछा है कितना मिस करेगा डिस्टेंस, तो ये आर की वैल्यू पूछ रहा है, आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं इसके, हैं इसी टाइप के 2-3 हैं, तो क्या फार्मूला लिखवा? नहीं कोई दिक्कत नहीं, समय तो नहीं खराब होगा। हमको लगता है सर ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं, अभी वो है नीचे से ऊपर फेंकने वाला, अभी इंक्लाइंड प्लेन पर फेंकने वाला भी होगा। हाँ सर्कुलर, हाँ लगेगा 2 दिन। इधर देखो, एक क्वेश्चन है, टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर। 2 बिल्डिंग्स हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है इसमें। 2 बिल्डिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे से 180 मीटर दूरी पे हैं from each other. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second building? क्वेश्चन समझना है, समझ गए। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 है। ये समझ गए कि एक बिल्डिंग से दूसरे में फेंकी गई, वो 10 मीटर ऊपर ही जाके उसमें टकरा गई, यही है सर। ये 2 बिल्डिंग्स हैं, हाँ, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 180 मीटर है। बिल्कुल ये माना। और यहाँ पे इस बिल्डिंग का एक विंडो है, बिल्कुल है, होगा। और इस बिल्डिंग का विंडो इधर कहीं नीचे है 10 मीटर ऊपर। और ये कह रहा है कि यहाँ से एक लड़का अपने दोस्त को यहाँ से बॉल फेंक रहा है, पत्थर मारता है। तो कह रहा है, इसमें पूछा है बॉल फेंक रहा है जिससे कि कह रहा है कितने स्पीड से फेंके ये बॉल यहाँ से कि यहाँ पे जो दूसरा उसका दोस्त है इस विंडो पे उस पे पहुँच जाए। ठीक, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ फिर से। फ्रॉम ईच अदर विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट द बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टल एक्स आ जाएगा 180 मीटर। तो ये कुल मिला के ये ऐसे आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही पूछा है कि किस वेलोसिटी से वो फेंक करे। हाँ, आर की वैल्यू तो ये आ गई, और हाइट इसका दिया हुआ है बिल्डिंग का 55 मीटर। सर निकाल दूंगा ये 55 मीटर दिया हुआ है। सर ऊपर से नीचे आने में जितना सेकंड लगेगा उसी से हाँ ठीक है, करो ना सॉल्व। और ये W1, इसको विंडो W1 करो, देखें W1 ये W2, और ये जो विंडो है वो 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड है। 10.9 मतलब H1 मान लेते हैं इसको, H1 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड है, या इसको कैपिटल H मान लो और इसको स्मॉल h मान लो। कैपिटल H की वैल्यू जो दे रखी है वो 55 मीटर और स्मॉल h की वैल्यू दे रखी है 10.9 मीटर। यही पूछा है और कुछ? हाँ, सो दैट इट इंटर्स द विंडो 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड इन द सेकंड विंडो। लगाओ लगाओ। अच्छा लगाइए। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या काम करोगे, हमको क्या निकालना है, ये u वेलोसिटी निकालनी है। u अब यहाँ से इसको हम मान लेते हैं ये है इसका ये। अब एक तरह से ये प्रोजेक्टाइल बन गया, यहाँ से यहाँ तक फेंक दिया। ठीक, अच्छा ये तो टोटल हाइट 55 दिया है। हाँ। और इतनी 10.9, तो ये वाली हाइट निकाल लो। हाँ। तो ये वाली हाइट हम क्या मान लें, h डैश कितना आएगा 55 में इतना घटाओ। हाँ। h डैश इज इक्वल टू 55 माइनस 10.9। 55 में 10 घटाओगे कितना आएगा 45। 45 में 0.9 घटाओगे क्या है 44.1 मीटर आ गया। अब फार्मूला लगा दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, हमको ये वेलोसिटी पता है हाफ gt स्क्वायर। पहले टाइम निकाल लो, टाइम भी पूछा कितना टाइम और फिर वेलोसिटी का।
तो एच डैश इज इक्वल टू हाफ यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। 0 तो ये 44.1, ये 0, हाफ जी की वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 44.1 इंटू 2 अपॉन 9.8। अब ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा बोलो? 9.81 2 अप्रोक्सीमेट आएगी, या तो 10 रख दो, या तो इसको 10 कटेगा नहीं है ना पूरा पूरा, नहीं कटेगा, 10 रख दो, ज़्यादा सही रहेगा। अप्रोक्सीमेट ले लेंगे ना, 10 2 5 जा, और इसको काटो, 5 8 जा 40, और फिर 5 8 जा 40, 8.8 के लगभग आ रहा है ना, 8.8 और 5 8 जा 40, अंडर रूट में 8.8, हाँ 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, और 5 2 जा 10, 8.82, और t इज इक्वल टू अंडर रूट में 8.82, लगभग ये 9 के बराबर, लगभग हम 3 सेकेंड मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, टाइम 3 सेकेंड लगा। अब ये पूछ रहा है वेलोसिटी, ये u वेलोसिटी कैसे आए, u वेलोसिटी कैसे आए? डिस्टेंस वही है 180, ठीक है, ये डिस्टेंस है, टाइम ये लगा, तो डिस्टेंस r इज इक्वल टू u इंटू टाइम t लगा, तो टाइम t हमको r पता है 180, और u पता करना है टाइम 3 सेकेंड, तो u इज इक्वल टू 60 मीटर, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाए, मतलब वो बॉल को 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंके तो आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। कितने मिनट को? एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ, दूसरा अपने कर लेना, ठीक। चलो लिखिए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 नंबर एग्जाम्पल है इसमें। ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लिन्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक प्लेन है और वो प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे इंक्लिन्ड है, ऐसे झुका हुआ है, ठीक। ये थीटा बना रहा है प्लेन, ये प्लेन, और यहाँ टॉप से फेंका जा रहा है, टॉप से किसी बॉडी को फेंका जा रहा है। ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल मोशन दिया जा रहा है, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है टॉप ऑफ द प्लेन इंक्लिन्ड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। इसमें पूछा है हाउ फॉर from the point of projection will the particle strike on the plane। ये सिंपली पूछ रहा है कि इस प्लेन पे, देखो ऐसे यहाँ से जब थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टल मोशन देके, ये कह रहा है इस प्लेन पे यहाँ पे कहाँ गिरेगी, कितनी दूरी पे, डिस्टेंस। तो मान लेते हैं ए बी, मान लेते हैं, देखो अगर ये वाला डिस्टेंस हमको पता करना है, ये वाला डिस्टेंस हमको पता करना है, तो हम ये दोनों पता हो जाएगा तो पाइथागोरस ट्रिपल लगा देंगे। मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, क्या है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस y है, और जब हमसे ए बी पूछा है तो ए बी तो निकाल देंगे फार्मूला लगा के, ए बी, हाँ बस। तो चलो पहले एक्स वाई निकाल दो फार्मूला, और क्या आंसर से। तो अभी फार्मूला एक प्रूफ कराए थे, y और x में वो क्या था रिलेशन, y इज इक्वल टू हाफ g बाई यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आया था ना, अभी अभी प्रूफ कराया था भाई, एक्स वाई में रिलेशन ही तो निकला था वहां पे भी, ठीक। ये आ गया, ये पहला इक्वेशन ही मान लो, ठीक। अभी अभी इक्वेशन लिखवाया था प्रोजेक्टाइल मोशन जब कराया, प्लेन बनाना थोड़ी कुछ बदल जाएगा, ये आ गया। अच्छा
उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा बोलो, हाँ tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, ये भी थी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं दिख रहा है, वाई बाई एक्स, और y इज इक्वल टू x tan ठीक है, थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा। अब देखो यहाँ क्या काम करोगे, क्या काम y इज इक्वल टू x tan थीटा, हम y की वैल्यू इस पे यहाँ पुट कर सकते हैं, कर सकते y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, हाँ, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो आएगा g अपॉन 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x tan थीटा। अब देखो से एक एक से एक एक कैंसिल तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हाँ, 2u स्क्वायर tan थीटा बाई g, बोलो हाँ आएगा, ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू क्या थी, ये थी, हाँ ये y की वैल्यू है, हाँ तो फार्मूला d इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दो, लेकिन दिक्कत इस बात की है यहाँ पे x के टर्म में है, हाँ y की वैल्यू हम फार्मूला लगा दें लेकिन टाइम के टर्म में आएगा ना भाई, t टाइम लगा x इज इक्वल टू यू टी, तो थीटा के टर्म में ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट है, हमको y की वैल्यू ओके ओके आ जाएगा, ये y की वैल्यू x के टर्म में है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा y की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू फिर यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक, तो ये d मान लो a b हमको निकालना है, a b इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रख दो और एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखोगे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, अरे यहाँ पे रखोगे हाँ, तो y की वैल्यू मिलेगी 2u स्क्वायर, एक tan है एक tan ये है, tan स्क्वायर थीटा बाई जी, यही नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, 2u tan थीटा 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक है। देखो अब इनकी वैल्यू जो है यहाँ रख दो, इन दोनों की वैल्यू, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करो, पुट करोगे देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, उसका स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा, 2u स्क्वायर बाई जी, ये भी 2 स्क्वायर बाई जी, और एक tan थीटा इधर से एक tan थीटा इधर से, तो कुल मिला के बाहर आ जाएगा 2u स्क्वायर tan थीटा बाई जी, ये बाहर आ जाएगा, अच्छा नहीं समझ में आया क्या कैसे, नहीं आ गया, अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी थी 2u स्क्वायर, ये x तो कॉमन हो गया तो ये 1 बचेगा, और यहाँ पे क्योंकि tan थीटा लिए है कॉमन तो एक tan बचेगा, tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर सेक थीटा, तो आ जाएगा 2u स्क्वायर बाई जी tan थीटा इंटू सेक थीटा हो गया, ठीक है, ये ए बी आ जाएगा डिस्टेंस, और यही पूछा था कि प्लेन पर कितनी दूरी पे बॉल स्ट्राइक करेगी या स्टोन जो भी पार्टिकल है वो कितनी दूरी पे स्ट्राइक करेगा, ठीक, लिख लो।